नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज या फिर जनरल स्टडीज के ऊपर। तो आप सबको पता ही हमने 3000 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका 22nd पार्ट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि काफी बार पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पास करा गया था इंडिया में, ये किसके टाइम पीरियड में पास करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन जो है इनके टाइम पीरियड में, इनके शासन में पास करा गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। अब ये जो एक्ट्स होते हैं, जो पहले के एक्ट पास करे गए थे मॉडर्न इंडिया में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनके ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स रहेंगे वो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से साल में पास हुए हैं या फिर वो किसके द्वारा पास करे गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज सौरो ऑफ बिहार। तो सौरो ऑफ बिहार जो है ये कौन सी रिवर को कहा जाता है? तो इसका आंसर मुझे लगता है ज्यादातर आपको पता ही होगा, काफी बार हम इस क्वेश्चन को अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोसी। तो कोसी रिवर जो है उसको सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। द मैन हु इज नेम्ड एज फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी इज। तो फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के नाम से किसको जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो निकनेम्स होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पता होने चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्ट वाटर लेक। तो इनमें से कौन सा एक सॉल्ट वाटर लेक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सांबर। तो सांबर जो है ये सांबर सॉल्ट लेक है जो कि एक सॉल्ट वाटर लेक है। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसके ऊपर भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सांबर सॉल्ट लेक जो है ये इंडिया का एक सॉल्ट वाटर लेक है। द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस वॉज टेकन इन इंडिया इन द ईयर। तो पहला पॉपुलेशन सेंसस जो जारी करा गया था हिंदुस्तान में वो कौन से साल में करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1872। 1872 में पहला पॉपुलेशन सेंसस जो है वो जारी करा गया था हिंदुस्तान में। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जो पहली बार पॉपुलेशन की गिनती करी गई थी हिंदुस्तान में वो करी गई थी 1872 में। द कंट्री विच हैज हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी देन इंडिया इज। तो कौन सी कंट्री है जिसकी जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हिंदुस्तान से भी ज्यादा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो कंट्री है इनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हिंदुस्तान से भी ज्यादा है। मतलब जो पर किलोमीटर स्क्वायर में जितने लोग रह रहे हैं हिंदुस्तान में उससे ज्यादा लोग रह रहे हैं बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज्यादा है हिंदुस्तान से। हु कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो होता है उसके जो चेयरमैन अपॉइंट करे जाते हैं वो कौन हो सकते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा एनी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के जो कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन बन सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो होता है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन नहीं बन सकता। उसके लिए क्राइटेरिया जो है कंपलसरी है जो कि रहेगा कोई भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जो कि चेयरमैन बन सकता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो चेयरमैन जो होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, उनका जो टेन्योर होता है वो कितने टाइम पीरियड का होता है या कितनी एज तक का होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 years और अप टू 70 years ऑफ एज। तो ये होता है टाइम पीरियड जो होता है, जो टेन्योर होता है वो होता है 5 साल का या फिर 70 साल की उम्र तक। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो होता है इसकी जो एज लिमिट होती है वो कितनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 70 years। तो 70 साल की उम्र तक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो होता है उसके चेयरमैन बने रह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा
जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो थे ये पहले स्पीकर थे लोकसभा के। वेयर इज तुंगाभद्र सेंचुरी लोकेटेड? तो तुंगाभद्र सेंचुरी जो है ये कहां पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो कर्नाटका जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है तुंगाभद्र सेंचुरी। तो ये जो सेंचुरीज रहती हैं, नेशनल पार्क्स रहते हैं और टाइगर रिजर्व्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनके ऊपर अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो ये आपको याद रखना है। जन गण मन was accepted as the national anthem of India by the Constituent Assembly of India in which year? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जन गण मन जो है उसको एक्सेप्ट करा गया था नेशनल एंथम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन से साल में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1950। तो 1950 में जन गण मन जो है ये नेशनल एंथम बन गई थी हिंदुस्तान की। इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था नेशनल एंथम के तौर पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ये आपको याद रखना है, 1950 में जन गण मन को एक्सेप्ट करा गया था नेशनल एंथम। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज गेव द लॉ ऑफ हेरिडिटी? तो लॉ ऑफ हेरिडिटी जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जीजे मेंडल। जीजे मेंडल जो है इनके द्वारा दिया गया था दी लॉ ऑफ हेरिडिटी। तो लॉज ऑफ हेरिडिटी जो है वो दिए थे जीजे मेंडल ने। तो ये आपको नाम याद रखना है। नेम द पर्सन हु वॉज ऑल्सो नोन एज देशबंधु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देशबंधु के नाम से किसको जाना जाता था? तो ये जो क्वेश्चन है ये भी निकनेम के ऊपर रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास जो थे इनको देशबंधु के नाम से भी जाना जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गीत गोविंद इज अ फेमस क्रिएशन ऑफ। तो गीत गोविंद जो है ये किसका फेमस क्रिएशन है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जयादेव। तो जयादेव जो है इनके द्वारा लिखा गया है गीत गोविंद, जो कि एक फेमस क्रिएशन है, बहुत ज्यादा फेमस है गीत गोविंद। ये लिखा गया है जयादेव के द्वारा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कौन से साल में स्टैब्लिश हुई थी या फिर फाउंड हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1995। तो 1995 में स्टार्ट हुई थी या फाउंड हुई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बैंक ऑफ हिंदुस्तान इज द ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया। When did it start functioning? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है ये आपको पता ही होगा कि सबसे पुराना बैंक जो है इंडिया का वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो ये कौन से साल में स्टार्ट हुआ था, ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1770। तो 1770 में चालू हुआ था, स्टार्ट हुआ था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि इंडिया का सबसे पुराना बैंक है। तो ये आपको पता ही होगा, जो इसका ईयर रहेगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि 1770 में स्टार्ट हुआ था या स्टैब्लिश हुआ था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। The Bank of Calcutta, Bank of Bombay and Bank of Madras were merged in 1921 to form। most important question। Bank of Calcutta, Bank of Bombay और Bank of Madras इन तीनों ने मर्ज करा था 1921 में, और इनको मिला के कौन सा बैंक बना था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था ये मर्जर था बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास का। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में। आपको ईयर भी याद रखना है, ईयर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये तीनों बैंक जो हैं ये मर्ज कौन से साल में हुए थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1921 में। अब यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है इसको अब प्रेजेंट टाइम में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सबसे बड़ा बैंक है हिंदुस्तान का। When was the Imperial Bank of India nationalized to form State Bank of India? तो अभी हमने आपको पीछे ही बताया था कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको बदलकर रख दिया गया था नाम उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो नेशनलाइज हुआ था, जिसके बाद उसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था, तो ये कौन से साल में नेशनलाइज हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1955। तो 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है नेशनलाइज हो गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? तो रंगास्वामी कप जो है ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है? तो कप्स एंड ट्रॉफीज जो होती हैं सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं, इनके ऊपर आपको हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो इसकी जो सेपरेट वीडियो है कप्स एंड ट्रॉफीज की, वो आप जरूर देखें, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा हॉकी। तो रंगास्वामी कप जो होता है ये रिलेटेड होता है हॉकी गेम से, हॉकी स्पोर्ट्स से। तो ये आपको याद रखना है।
स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज, तो स्टडी ऑफ अर्थक्वेक जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को। द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय हुम? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो आप देख ही सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये किसके द्वारा फाउंड करी गई थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त। कुमार गुप्त जो है इनके द्वारा फाउंड करी गई थी नालंदा यूनिवर्सिटी। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में है? तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार स्टेट जो है वहां पे लोकेटेड है नालंदा यूनिवर्सिटी। वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो नोन बाय द नेम, तो वॉशिंग सोडा जो होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है वॉशिंग सोडा को। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, वॉशिंग सोडा को किस नाम से जाना जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो नोन नेम्स होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विंस, तो काफी बार हम अपने चैनल पे इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर चुके हैं कि अर्थ ट्विन के नाम से कौन से प्लैनेट को जाना जाता है। तो मुझे लगता है इसका आंसर ज्यादातर आपको पता ही होगा, तो हमारा आंसर रहेगा वीनस। तो वीनस जो प्लैनेट है इसको अर्थ ट्विन्स के नाम से भी जाना जाता है। हु इज नोन एज दी नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो थे इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, या फिर इन्होंने जो उपाधि ली थी वो ली थी नेपोलियन ऑफ इंडिया की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स एट अमरकंटक, तो अमरकंटक जो है वहां से कौन सी रिवर है जो कि ओरिजिनेट होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा। तो नर्मदा रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है, निकलती है अमरकंटक से। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, काफी बार पूछा जाता है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड इज, तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि वुलर लेक जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और वो कहाँ पे लोकेटेड है? वुलर लेक जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, तो कौन सा डे होता है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 जून। तो हर साल 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो ये आपको याद रखना है। आपको पता ही है कि डेज के ऊपर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जितने भी डेज रहेंगे ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर पता होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है 5 जून को। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो ये क्वेश्चन भी काफी बार हम अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं कि पहले चेयरमैन कौन थे प्लानिंग कमीशन के? तो हमारा आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे ये पहले चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन विच ईयर, तो पहले जनरल इलेक्शन जो हुए थे हिंदुस्तान में वो कब हुए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1951। तो 1951 में पहली बार फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे हिंदुस्तान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, तो कौन सा ग्लैंड होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है सिक्रीशन के लिए इंसुलिन की? तो मुझे लगता है इसका आंसर भी आपको पता ही होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज जो होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये ग्लैंड होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं सिक्रीशन के लिए इंसुलिन की। तो इंसुलिन जो होता है वो सिक्रीट होता है पैनक्रियाज से। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।